नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं शुभम बरनवाल आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स PYQ पे। दोस्तों, आज हम संविधान और राज्य व्यवस्था के जिस अगले चैप्टर को आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें है भारतीय संविधान का संशोधन। भारतीय संविधान का संशोधन और संशोधन करने की प्रक्रिया। दोस्तों, आज लगभग ये मेरी 20वीं क्लास होगी इस प्रक्रिया में, जहां पर हम क्लासेस को लगातार पढ़ते चल रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अभी जस्ट पिछली क्लास में हमने भारत के राष्ट्रपति नाम का चैप्टर खत्म किया है, जहां राष्ट्रपति को हमने 2 क्लासेस में पढ़ा है और एक क्लास में हमने राष्ट्रपति के सारे प्रश्न किए हैं। इस वाले में दोस्तों एक अंतर ये आया होगा कि अब तक की पिछली क्लासेस में हम पहले क्लास को पढ़ते थे, चैप्टर को पढ़ते थे और चैप्टर के पढ़ने के बाद हम उसके प्रश्न करते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा परिवर्तन आया है। हमने पहले उस क्लास से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको करा दिया है और क्वेश्चंस उसके बाद डाले गए हैं। तो ये वहां पर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिलहाल जैसा कि मैं कह रहा था कि अब हम जिस पड़ाव पर पहुंचे हैं वो है भारत के संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहां पर इस चैप्टर में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ, कितना इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, 44वें में क्या हुआ, 38वें में क्या हुआ, 101वें में क्या हुआ, हम ये डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि संविधान का संशोधन और उसकी प्रक्रिया ये है कैसे, ये होता कैसे है। चलिए, बहुत ज्यादा भूमिका न बांधते हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं कि अब हम कैसे और क्या पढ़ने वाले हैं। संविधान का संशोधन। संविधान के संशोधन से क्या अर्थ है कि भारत का संविधान एक दस्तावेज है। क्या है? एक दस्तावेज है। संविधान की एक किताब है जिसमें करीब मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, भाग हैं 22, अनुसूचियां हैं। बाद में तमाम संशोधनों के द्वारा उनमें परिवर्तन किया गया, बढ़ाया गया, घटाया गया। तो क्या संविधान संशोधन के रूप में जो किताब हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन की, उस किताब के पन्नों को पलटकर उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? क्योंकि याद रखिएगा, ये सबसे प्रमुख दस्तावेज था। ये वो दस्तावेज था जिसे भारत की संविधान सभा ने भारत के लोगों के लिए बनाया था। तो क्या इस दस्तावेज को, जिसे हम संविधान कहते हैं, इसमें परिवर्तन हो सकता है? क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और क्या परिवर्तन होना चाहिए? अगर भारत के संविधान की बात की जाए तो भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया की कोई भी सभा हो, वो चाहे कितने भी विशेषज्ञ लोगों से बनी है, उसके साथ ये सीमा तो है ही कि वो आने वाले समय को बहुत दूर तक नहीं देख पा रही थी। जैसे आज हम विशिष्ट लोग मिलकर, अगर मान लीजिए हम विशिष्ट हैं तो, या हम में से कुछ लोग मिलकर एक सभा बनाएं और प्रावधान बनाएं, नियम तय करें। हम नियमों की एक श्रृंखला बना देंगे कि फला नियम इसके लिए तय होगा, फला नियम इसके लिए तय होगा, इसका हम इस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन करेंगे। लेकिन क्या बदलते हुए समय के साथ उन नियमों को आज के 2 साल बाद कभी बदलने की जरूरत नहीं होगी? क्या समाज वैसे ही चलेगा जैसा हम उसे आज देख रहे हैं? नहीं, परिवर्तन होंगे, बदलाव होंगे। वो चाहे कोई भी कानून की बुक हो, कोई भी दस्तावेज हो, स्वयं संविधान क्यों न हो, उसे बदलते हुए समय और परिस्थितियों के अनुसार क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। अगर बदलते हुए समय के अनुसार वो बदल नहीं सकता तो वो क्या हो जाएगा? रिजिड हो जाएगा, एक प्रकार से रूढ़ हो जाएगा और वो व्यवस्था उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। अगर भारत के संविधान की बात की जाए तो मैं ये भूमिका क्यों बांध रहा था, भारत का संविधान क्या है? नम्य और अनम्य का मिश्रण है। नम्य और अनम्य का मिश्रण है। नम्य और अनम्य का मिश्रण होने का क्या मतलब है? फ्लैक्सिबल भी है, यानी आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन किया जा सकता है आसानी से, लेकिन उसके साथ ही संशोधन की प्रक्रिया उतनी भी आसान नहीं है कि आप बस चुटकी बजाते ही संशोधन कर दें। आपको कम से कम एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसे पार करने के बाद ही आप संविधान के किसी प्रावधान, किसी अनुच्छेद, किसी अनुसूची या किसी भाग में परिवर्तन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी नम्य भी है, अनम्य भी है। हमारा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह अनम्य नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसा संविधान है? बहुत ही ज्यादा रिजिड है।
अगर वहां के संविधान में कोई परिवर्तन करना हो तो वहां के संविधान में कोई भी परिवर्तन करने से पहले राज्यों का हस्तक्षेप वहां पर बहुत ज्यादा है। 3/4 राज्यों से पूरा समर्थन लेकर आओ, तमाम चीजें करो, तब जाकर आप संविधान को बदल पाओगे। क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संघ है वो एकदम वास्तविक संघ की भांति व्यवहार करता है, जहां शक्तियों का विभाजन एकदम स्पष्ट है और राज्यों को भी वास्तविक और काफी शक्तियां दी गई हैं। हमारे यहाँ केंद्र को अधिक शक्तियां हैं, लेकिन अगर परिवर्तन की बात की जाए तो हमारे यहाँ संविधान के परिवर्तन की प्रक्रिया उतनी रिजिड नहीं है, उतना कठोर नहीं है जितना कि यूएसए में है, जितना कि यूएसए में है। लेकिन साथ ही एक और संविधान है। कहां का संविधान है? ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान अपने आप में बहुत ही नम्य संविधान है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इंग्लैंड या ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, लिखित संविधान नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो लिखा न गया हो, इसका मतलब यह है कि जो लिखकर पूरा न कर दिया गया हो उसकी लेखनी जारी है। क्योंकि वहां पर सबसे शक्तिशाली वहां की संसद है, यह हमेशा याद रखिएगा। कहने का मतलब है कि हमारा संविधान इतना नम्य नहीं है जितना ब्रिटेन का संविधान कि बहुत आसानी से परिवर्तन हो जाए, ना ही इतना ज्यादा रिजिड है, कठोर है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। हमारा संविधान क्या है? नम्य और अनम्य का मिश्रण है, नम्य और अनम्य का मिश्रण है। दोस्तों इसी के साथ हम शुरू करेंगे भारत के संविधान की प्रक्रिया कि भारत के संविधान की प्रक्रिया कैसी है। भारत के संविधान के भाग 20 में कंफर्म कर लीजिएगा, भाग 20 में ध्यान से देख लीजिए इसे, क्योंकि कई बार वनडे एग्जाम्स में तो आपसे यही पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है। तो याद रखिएगा भाग 20 में, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं इसे, भाग 20 में है। अगर अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 368, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 368 में यह कहता है कि संविधान सभा भारत के संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, वो चाहे कोई भी अनुच्छेद हो, कहीं भी हो, वहां पर संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन करते हुए कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यानी बेसिक स्ट्रक्चर में बस संशोधन नहीं होना चाहिए, बाकी संविधान में किसी भी जगह कहीं भी संशोधन हो सकता है। दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर की प्रक्रिया क्या है, इसे हम एक क्लास में अलग से क्लास देखेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि संविधान के वो मूल तत्व कि अगर जिनमें परिवर्तन हुआ तो इस तरह का परिवर्तन भारतीय संविधान में नकारात्मक और गैर जरूरी परिवर्तन होगा। यह निर्णय दिया गया था बेसिक स्ट्रक्चर का केशवानंद भारती मामले में। इसमें कहा गया था 1973 में कि संसद को संविधान के उन हिस्सों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है जो बेसिक स्ट्रक्चर होंगे। यानी इन बेसिक स्ट्रक्चर्स को छोड़कर अनुच्छेद 368 के तहत जो भाग 20 में है, भारत की संसद संविधान के किसी भी हिस्से में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। आइए जरा बात करें कि अब अनुच्छेद 368 और भाग 20 क्या कहता है। एक नया पेज लेते हैं, नई स्लाइड लेते हैं। अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 को हम पढ़ने जा रहे हैं। यह किस भाग में है? भाग 20 में है दोस्तों। आइए देखते हैं कि इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी है, कौन संविधान संशोधन करता है और इसकी प्रक्रिया कैसी है। अगर यहां पर बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, संविधान संशोधन के प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि क्या लोकसभा में ही सबसे पहले संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्या राज्यसभा में ही संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि संसद के किसी भी सदन में संविधान के संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। वंचित किसे किया गया है? वंचित किया गया है विधान मंडलों को। विधान मंडलों को, किसके विधान मंडलों को?
राज्यों के विधानमंडलों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो सकती। राज्यों के विधानमंडल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रारंभ नहीं हो सकता। संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। तो यहां पर हमने प्रक्रिया की शुरुआत के विषय में देख लिया। अगला देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को कोई मंत्री या गैर सरकारी सदस्य दोनों ला सकते हैं, दोनों ला सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको समझना होगा कि मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के बीच का अंतर क्या है। मंत्री हम जानते हैं कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद का सदस्य हो, मंत्री परिषद का सदस्य हो। कोई भी मंत्री संविधान संशोधन, देखिए जब भी कोई विधेयक किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है तो हम उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक कहते हैं। लेकिन जब कोई विधेयक किसी मंत्री के अतिरिक्त संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा लाया जाता है तो हम उसे गैर सरकारी कहते हैं। अब यहां पर आप ये याद रखिएगा, गैर सरकारी कहने का मतलब आप कहीं भी ऐसा मत समझिएगा कि वो व्यक्ति जो भाजपा से संबंधित नहीं है, जो बीजेपी से संबंधित नहीं है। यहां पर सरकारी और गैर सरकारी के लिए बीजेपी और कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। यहां पर समझिए एक कॉन्सेप्ट, मान लीजिए लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543 हो। अभी हम राज्यसभा को हटाकर चल रहे हैं, हम बस एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। 543 हो और कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का आकार कुल सदस्य संख्या का लगभग अधिकतम 15% होगा। हम मान के चल रहे हैं कि 80 सदस्य इसमें से क्या बनाए गए हैं, इसी में से संसद के सदस्यों में से ही तो मंत्री का चुनाव होता है, मंत्री को मतलब नियुक्त किया जाता है। 80 सदस्य मंत्री बनाए गए हैं। अब ये केवल जीती हुई पार्टी से होंगे और उसके सहयोगी से होंगे, ये तो क्लियर है। अगर इन मंत्रियों में से कोई एक व्यक्ति विधेयक लाता है, कोई एक व्यक्ति विधेयक लाता है, ये समझ लीजिए हर जगह काम करेगा, किसी विधेयक को प्रस्तुत करता है तो इसे क्या कहा जाएगा? सरकारी विधेयक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सरकारी विधेयक कहा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन इन 80 के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति लाता है, वो चाहे बीजेपी का सदस्य हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का हो, चाहे अकाली दल का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे एआईडीएमके का हो, चाहे नेशनल कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड का हो, भारत के किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, याद रखिएगा उस विधेयक को हम क्या कहेंगे? गैर सरकारी कहेंगे। मेरे हिसाब से आप अब इस चीज को समझ गए होंगे। तो गैर सरकारी और सरकारी दोनों प्रकार के विधेयक लाए जा सकते हैं। दोनों मंत्री या गैर सरकारी दोनों ही संविधान संशोधन का कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, दोनों व्यक्ति ला सकते हैं, इतना क्लियर है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति नहीं चाहिए। अक्सर यह पूछा जाता है कि क्या संविधान संशोधन प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है? तो दोस्तों याद रख लीजिए, एकदम क्लियर याद रख लीजिए कि राष्ट्रपति की किसी पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। क्या अब आप इतना क्लियर है? कोई भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य कोई ला सकता है। ये पूरा मिटा दूं, आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं अच्छे से, तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं। हम फिर से यहां पर अपने मुद्दे पर आ जाते हैं कि मंत्री या गैर सरकारी दोनों ला सकते हैं और राष्ट्रपति की पुनः मंजूरी की पूर्व मंजूरी की कोई पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संसद के किसी भी सदन में यह विधेयक लाया जा सकता है। अब अगला, विधेयक को कैसे पारित कराया जाएगा? विधेयक को कैसे पारित कराया जाएगा, इसे देखिए। पारित करने की प्रक्रिया देख लीजिए। पारित कराने की प्रक्रिया होगी, किसी भी सदन में लाया जाएगा, दोनों सदनों में बारी बारी। पारित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं विशेष बहुमत द्वारा। क्या कहते हैं? विशेष बहुमत द्वारा। अब ये विशेष बहुमत द्वारा कैसे पारित किया जाता है, ये देख लीजिए। इसमें दो शर्त होते हैं, कुल सदस्यों
का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। इसे समझिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में रख दी गई, वो चाहे मंत्री द्वारा लाया गया या गैर सरकारी सदस्य द्वारा। अब जिस सदन में वो पहले रखा गया है, बारी बारी दोनों सदनों में पारित कराना होगा। पारित कराने की प्रक्रिया क्या होगी? कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए। कुल सदस्यों का बहुमत मतलब मान लीजिए 600 सदस्य हों संसद में। कितने सदस्य हों? हम मान लेते हैं 600 सदस्य संसद के किसी एक सदन में हों, तो 600 सदस्यों का बहुमत मतलब कुल सदस्यों का बहुमत मतलब 301 सदस्य। इसे समझने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तथा दूसरी शर्त कहती है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। अगर 600 में 600 लोग उस दिन उपस्थित हों तो इसका 2/3 बहुमत आवश्यक है, यानी इसका 2/3 निकाल लीजिए। 400 प्लस आपको आवश्यक है 401, ठीक है, यह भी जरूरी है। लेकिन अगर उस दिन 600 में 600 लोग उपस्थित नहीं है, और फिर कोई हम ऐसा आंकड़ा लेते हैं जो कट जाए, अगर 510 ही लोग उपस्थित हैं, 510 ही लोग उपस्थित हैं, तो इस स्थिति में 17 दूनी 34, 340 प्लस, यानी जितने उपस्थित हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले जितने वहां पर सदस्य हैं, उनका कुल कितना चाहिए? 2/3। हम मान लेते हैं कि 90 सदस्य उस दिन अनुपस्थित थे। न्यूनतम ये क्राइटेरिया हर स्थिति में पूरा होना चाहिए 301 का बहुमत वाला, लेकिन उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3। अगर मान लीजिए किसी परिस्थिति में वहां पर केवल 300 सदस्य ही आए होते, तो उपस्थित और मतदान करने वाले के हिसाब से तो केवल 200 प्लस चाहिए होता, 201 चाहिए होता। लेकिन अब इस परिस्थिति में यह क्राइटेरिया फेल हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम यह शर्त आपको 301 वाली फॉलो करनी पड़ेगी कि कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, ये इससे हमेशा अधिक होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब आप विशेष बहुमत की प्रक्रिया को सही प्रकार से समझ पाए होंगे। तो विशेष बहुमत की प्रक्रिया में हमने क्या देखा? विशेष बहुमत की प्रक्रिया में हमने ये देखा कि कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, इस प्रकार से कोई बहुमत पारित होता है। अब एक और चीज देखिए, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की 2 प्रक्रियाएं हैं। संविधान जब एक सदन में इस प्रक्रिया से वो पारित हो गया विशेष बहुमत द्वारा, तो अगले सदन में भेजा जाएगा, और अगला सदन भी उसे इसी प्रक्रिया से पारित हो जाए तब वो कहां भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। एक और चीज देख लीजिए, पिछले पन्ने पर आइए, तब उसे कहां भेजा जाएगा? दोनों, मान लीजिए कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 इस प्रक्रिया से दोनों सदनों में पारित हो गया, तब भेजा गया राष्ट्रपति के पास। यह अगली प्रक्रिया है, इसे भी जान लीजिए, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास। अब आप ये जान लीजिए, क्या राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? हमेशा याद रखिए कि राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में संविधान संशोधन को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। राष्ट्रपति किसी आम विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने उनका क्या हो जाएगी? बाध्यता हो जाएगी। मंजूरी देना आवश्यक है, याद रखिएगा, मंजूरी देना क्या है? आवश्यक है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति संविधान संशोधन को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति संविधान संशोधन को नहीं लौटा सकते, ठीक है। इतना क्लियर कर लिया आप लोगों ने? ठीक। अब इसमें हमने ये भी तय कर लिया कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। एक चीज और देख लीजिए, हमने कहा था कि कोई भी विधेयक जब बनता है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा बनता है। मान लीजिए किसी कारणवश संसद के दोनों सदनों में आपसी गतिरोध हो गया, दोनों सदन मिलकर किसी विधेयक को पारित नहीं करा पा रहे हो, लोकसभा किसी बात पे सहमत हो तो राज्यसभा अड़ जा रही है, या राज्यसभा में पहले विधेयक लाया गया हो, पास हो गया, लोकसभा पहुंच रहा है तो लोकसभा अड़ जा रही है।
इस परिस्थिति में संविधान के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है और इस संयुक्त अधिवेशन द्वारा किसी भी विधेयक को पारित कराया जाता है दोनों के सहयोग से। क्या संविधान संशोधन में अगर दोनों सदन सहमत नहीं है तो क्या संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त अधिवेशन कराया जा सकता है? आप कहेंगे कि संविधान संशोधन के मामले में यहां पर लिख देता हूं संविधान, आई थिंक आप पढ़ सकते हैं इसे, संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत होता है? संयुक्त अधिवेशन जो 108 अनुच्छेद के तहत होता है संविधान के, संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता, याद रखिएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। नए पेज पे हम क्या कर रहे थे? अनुच्छेद 368 के तहत मैंने बताया था कि संविधान संशोधन की दो प्रक्रियाएं हैं। संविधान संशोधन की दो प्रक्रियाएं हैं। क्या है, कौन कौन सी? पहला एक है, हमने अभी पढ़ा, विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा यानी सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। ये पहली प्रक्रिया है। लेकिन दूसरी प्रक्रिया ऐसा होता है जब संविधान के किसी ऐसे भाग में परिवर्तन किया जाए जो संघीय प्रकृति का हो, यानी इन संविधान संशोधनों से राज्य भी प्रभावित हो, तो इस स्थिति में आधे राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक होती है। तो इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की मंजूरी। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की मंजूरी। कोई संविधान का ऐसा संशोधन जो संघीय प्रकृति का हो, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में, चुनाव किए जाने की प्रक्रिया में अगर संशोधन करना हो, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया, इलेक्शन, अगर आप इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ेंगे अनुच्छेद 54 में, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य भी। अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में संशोधन कर रहे हैं तो आप संघीय प्रकृति में संशोधन कर रहे हैं, और संघीय प्रकृति में संशोधन करने के लिए जरूरी है कि आधे राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए। इसे हम संघीय प्रक्रिया में संशोधन कहते हैं। यदि आप केंद्र राज्य के विधायी संबंधों में संशोधन करते हैं, केंद्र राज्य के कार्यपालिका शक्ति के विस्तार में संशोधन करते हैं, अगर आप मान लीजिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में कुछ संशोधन करते हैं, तो इस प्रकार के किए गए संशोधन किस प्रक्रिया में आते हैं? विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? संघीय प्रकृति के संशोधन में आते हैं। संघीय प्रकृति के संशोधन में आते हैं। संघीय प्रकृति के संशोधन है। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दो प्रकार से संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने यहां पर देख ली। पहली प्रक्रिया में राज्यों की मंजूरी नहीं लेनी थी, लेकिन दूसरे में आधे राज्यों की मंजूरी लेनी थी। और राज्यों की मंजूरी किस प्रक्रिया से लेनी थी? राज्यों की मंजूरी साधारण बहुमत से लेनी थी। प्रत्येक राज्य में साधारण बहुमत से, वहां पर कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होगी, राज्यों में बस साधारण बहुमत से इसे पारित कराना होगा, याद रखिए।
और राज्यों के लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है कितने दिन में तुम कराओगे। राज्यों को बहुत ही अल्प अधिकार दिए गए हैं, कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। तो ये संविधान संशोधन की 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख अनुच्छेद 368 करता है। लेकिन दोस्तों अब प्रश्न यहां पर है कि अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि भारतीय संविधान में संशोधन किए जाने की कुल कितनी प्रक्रियाएं हैं, तो आप क्या कहेंगे? अब यहां पर आपको करना होगा कि भारतीय संविधान में संशोधन किए जाने की कुल 3 प्रक्रियाएं हैं। तो आप कहेंगे कि मैंने तो आपको केवल 2 प्रक्रिया बताई। पहली बताई मैंने आपको विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा मैंने इसे समझा भी दिया। दूसरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी विशेष बहुमत प्लस, मतलब विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, आधे राज्यों द्वारा, आधे राज्यों का समर्थन, मतलब उनके भी सदन में पारित कराना। और इन दोनों को हम अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधनों में देखते हैं। लेकिन एक प्रक्रिया और है संविधान संशोधन करने की, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, इसे ठीक प्रकार से समझिए, उतना भी कठिन नहीं है ये। एक होता है साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधन, साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधन, साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधन, यानी इसके माध्यम से जब हमें संशोधन करना होता है तो संविधान में विशेष बहुमत द्वारा संशोधन नहीं होता, साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधन हो जाता है। इस तरीके के संशोधनों में कौन आता है? अब याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया है बहुत ही अच्छे तरीके से, जब हम भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ रहे थे, जब हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पढ़ रहे थे, तब हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कि संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश कराना हो, या किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना हो, किसी राज्य को का कोई हिस्सा निकालकर कोई नया राज्य बनाना हो, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना हो, इस तरीके के परिवर्तन भारतीय संविधान के संशोधन में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माने जाते, बल्कि साधारण प्रक्रिया द्वारा किए गए संशोधन माने जाते हैं, साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधन माने जाते हैं। विधान परिषदों में संशोधन करना हो तो साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधन माने जाएंगे, उन्हें हम अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं मानेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि संविधान संशोधन 3 प्रकार से होंगे, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार से संशोधन होंगे और एक संशोधन साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधन होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहां पर मैंने आपको चीजों को सही प्रकार से बता दिया है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि साधारण संशोधन की प्रक्रिया द्वारा कौन कौन से संशोधन इसके अंतर्गत आते हैं। यहां पर हमने लगभग इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया है। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, अनुच्छेद 2 के तहत याद करिए, कोई एक ऐसा राज्य जो भारत के संघ का भी हिस्सा नहीं है, उसे बाद में शामिल कर लिया गया हो तो वो हमारा राज्य हो जाएगा, ठीक है। नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्य के नामों में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए यूपी आज इतना बड़ा है और यूपी के किसी क्षेत्र को आज काटकर एक नया राज्य बना दिया गया, तो ऐसे भी संशोधन, जैसे मान लीजिए यहाँ को अगर काटकर पूर्वांचल बना दिया गया, तो इस तरीके के संशोधन करने के लिए हमें साधारण प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन करना होगा। विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, किसी राज्य में विधान परिषद बनानी हो, अभी हम जानते हैं कि 6 जगह बिहार विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। किसी अन्य जगह पर विधान परिषद बनानी हो या यहाँ समाप्त करनी हो, तो इसमें भी यही प्रक्रिया चलती है, साधारण प्रक्रिया। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि की परिलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकारों में परिवर्तन करना हो तो साधारण प्रक्रिया द्वारा ही हो सकता है। संसद में गणपूर्ति, गणपूर्ति क्या होता है? अगर संसद की कुल बैठक संख्या का 1/10% लोग मौजूद हों तो ये संसद की गणपूर्ति है, तब संसद की कार्यवाही चलेगी। अगर गणपूर्ति की संख्या में बढ़ाना घटाना हो तब भी साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधन हो सकता है। और भी कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित संशोधन, ये सब साधारण प्रक्रिया से होने वाले संशोधन हैं। विशेष बहुमत वाले संशोधन भी हमने समझ लिए हैं कि उसमें किस प्रकार के संशोधन आएंगे। वो सभी संशोधन जिनका मैंने नाम नहीं लिया और संविधान के अन्य हिस्सों के संशोधन से संबंधित हैं, उन्हें हम इस प्रकार के संशोधनों में रखते हैं। तथा वैसे संशोधन जो
भारत के संघीय व्यवस्था को परिवर्तित करते हैं, उसके लिए हमें विशेष परिवर्तन, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। इसे जरा सा देख लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में अगर किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो हमें यह प्रक्रिया लेनी होगी। इसके अलावा हमें और कौन सी चीज में, जब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन वगैरह करनी हो, जब केंद्र राज्य के संबंधों, विधायिका संबंधों में परिवर्तन करना हो, जब केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों में परिवर्तन करना हो। इसका एक शानदार एग्जाम्पल देख लीजिए। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध भारतीय संविधान के भाग 12 में आते हैं। भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक, 268 से 293 तक, इन्हीं में एक संशोधन है केंद्र राज्य के बीच में अप्रत्यक्ष करों के बंटवारे के संबंध में, जिसे हम बड़े ही फेमस तरीके से जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। 279A एक संविधान संशोधन हुआ, जीएसटी परिषद बनी, तमाम चीजें बनी। ये केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों के परिवर्तन के संबंध में यह संशोधन था, और यह संघीय प्रकृति का संशोधन था, क्योंकि इसमें राज्यों के कर लगाने की शक्ति बाधित हो रही थी, उनसे वापस ली जा रही थी। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। यानी इस प्रक्रिया में संशोधन के लिए विशेष बहुमत से संशोधन करना ही था, आधे राज्यों का भी समर्थन लेना था, तो लिया गया। जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था जीएसटी के लिए, याद रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन वो किस प्रक्रिया से हुआ? वो इस प्रक्रिया से हुआ। बाकी 104वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन, वो जितने संविधान संशोधन हुए होंगे वो विशेष बहुमत की प्रक्रिया द्वारा हुए होंगे। इतनी सारी चीजें क्लियर हैं। तो ये यहां पर दोस्तों हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लगभग खत्म कर लिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने पढ़ लिया है कि कितने प्रकार से संशोधन हो सकते हैं। अगर आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया में ही परिवर्तन करना हो, अनुच्छेद 368 में स्वयं संशोधन करना हो, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जब संशोधन करना हो तो इस संशोधन करने के लिए आपको क्या चाहिए? यहां भी आपको ये वाली प्रक्रिया चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया में परिवर्तन करने का मतलब है कि यह भी संघीय प्रकृति का मामला है। तो इतनी सारी चीजें हमने समझ ली, ठीक है। अब देखिए, अब संविधान संशोधन प्रक्रिया की थोड़ी सी कुछ मुद्दों पर लेकर आलोचना होती है। किसकी आलोचना होती है? संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना होती है। हम जरा देखते हैं कि संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्यों होती है दोस्तों। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना हो रही है, तो किन मुद्दों को लेकर, क्यों संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर आलोचना हो रही है? जैसे अमेरिका में अगर कोई संविधान संशोधन करना हो तो अलग से एक संवैधानिक परिषद है, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है, संविधान सभा है, वो लोग अलग तरीके से पूरा संशोधन कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई अलग से विधायिका में ऐसा तंत्र नहीं है जिसका मूल काम संविधान संशोधन है। हमारे यहाँ जिस प्रक्रिया से सामान्य संशोधन होते हैं उसी प्रक्रिया में थोड़े फेरबदल के साथ या उसी प्रकार हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। यानी इस आधार पर भारतीय संविधान की आलोचना की गई है कि संविधान संशोधन करने के लिए हमने कोई अलग से परिषद नहीं बनाई, हमने कोई अलग से इस प्रकार की चीजें नहीं करी। दूसरी आलोचना यह होती है कि जो हमारे यहां राज्यों की विधान सभाएं हैं, राज्यों की विधान सभाएं हैं, उन्हें संविधान की संशोधन की प्रक्रिया को शुरुआत करने का अधिकार या बहुत ही ज्यादा हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया जाता। विशेष बहुमत की प्रक्रिया में तो वो संशोधन कर ही नहीं सकते, साधारण बहुमत की प्रक्रिया में संशोधन कर ही नहीं सकते। सिर्फ ऐसी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं जिसमें संघीय प्रकृति प्रभावित हो रही हो, और उसमें भी वो केवल साधारण बहुमत द्वारा अपनी सहमति देंगे, केवल साधारण बहुमत द्वारा, और वो भी संपूर्ण राज्य नहीं, बस आधे राज्य, बस आधे राज्य। यानी राज्यों को बहुत ही गौण रखा गया है। अगर ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बात की जाए और वहां कोई संशोधन हो रहा हो तो वहां संशोधन करने के लिए 3/4 मतलब 3/4 राज्यों का समर्थन चाहिए। यानी वहां पर कोई संविधान संशोधन करना बहुत ही आसान नहीं, कठिन है, क्योंकि हम भी संघ हैं, हम भी संघात्मक व्यवस्था है, अमेरिका भी संघात्मक व्यवस्था है। दोनों में अंतर क्या है? अमेरिका के विषय में कहा जाता है कि अमेरिका अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है, वहां पर राज्यों की भी पर्याप्त शक्ति है और केंद्र को भी पर्याप्त शक्ति है। हमारे यहाँ क्या है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है,
हमारे यहाँ राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि संघ का अस्तित्व सदैव बना रहेगा। तो ये संविधान संशोधन की हमने दो आलोचनाएं पढ़ी। पहली आलोचना पढ़ी कि भाई किसी ने कहा कि राज्यों को अधिकार क्यों नहीं दे रहे। ये मेंस का टॉपिक हो गया पूरा। प्री में आपसे यही पूछेगा कि क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया में इसे संयुक्त अधिवेशन के तहत अनुच्छेद 108 के तहत लाया जा सकता है? आप कहेंगे नहीं लाया जा सकता। क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया पहले लोकसभा में ही रखी जानी चाहिए या पहले ही राज्यसभा में ही रखनी चाहिए? आप कहेंगे नहीं, दोनों सदनों में रखो। पूछा जाएगा क्या केवल मंत्री ही इसे ला सकता है, सरकारी सदस्य? आप कहेंगे नहीं, गैर सरकारी सदस्य भी ला सकता है। क्या राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता है? आप कहेंगे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। क्या राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इसे लौटा सकता है? आप कहेंगे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इसे नहीं लौटा सकता। पूछा जाएगा 368 के तहत कितने प्रकार के संशोधन है? आप कहेंगे 2 प्रकार के संशोधन है, कोई तीसरे प्रकार का संशोधन नहीं है अनुच्छेद 368 के तहत। अगर पूछा जाएगा संविधान में कुल कितने प्रकार के संशोधन है, तो आप कहेंगे कुल 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है, जिसमें से एक साधारण बहुमत द्वारा संशोधन है। तो यहां पर हमने उन समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन लगभग कर लिया, जिस एक प्रक्रिया को हमने अलग से किया था कि संविधान संशोधन किसी ऐसी संविधान की स्थिति को नहीं बदल सकता जो संविधान का आधारभूत ढांचा हो। आधारभूत ढांचा का मतलब, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सही से, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूं कि आधारभूत संरचना क्या होती है। यहां पर आप संविधान सभा पूरा समझ चुके हैं ये सारी चीजें, तो यहां से थोड़ा आधारभूत ढांचा देख लीजिए कि ये क्या होता है। संविधान की वो भाग जो संविधान के नींव माने जाते हैं, सबसे प्रमुख माने जाते हैं। ऐसा माना गया कि अगर इन हिस्सों में संशोधन होगा तो संविधान पर इसका बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे संशोधनों को हम आधारभूत संरचना कहते हैं। दोस्तों, क्या हो रहा था कि एक समय संसद जो कि विधायिका है और न्यायालय जो कि न्याय देने के लिए, जस्टिस डिलीवरी के लिए काम करने वाले न्यायिक संस्था है, दोनों संस्थाओं में गतिरोध हो गया। गतिरोध क्यों? गतिरोध इस बात को लेकर हो गया कि क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर सकती है। जैसे किसी अनुच्छेद में कहा गया, किसी संविधान संशोधन में कहा स्वयं संसद ने कि सर्वोच्च न्यायालय को संसद के किसी विभाग में, संसद को संविधान के किसी विभाग में संशोधन करने का असीमित अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय उसे रोक नहीं सकता। यानी संसद ने मुट्ठी बांध ली। इधर से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत अगर आप किसी ऐसे भाग में संशोधन करते हैं जो मौलिक अधिकारों को कम करता है, जो न्यायपालिका के, जो व्यक्ति के न्यायिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो हम उस पर आक्षेप करेंगे। ऐसा संविधान संशोधन आप नहीं कर सकते। दोनों के बीच बात फंसी हुई थी, लेकिन 1973 का जो केस था, जिसे हम केशवानंद भारती केस कहते हैं, उसने बहुत सारी चीजों को आसान कर दिया। केशवानंद भारती केस कहता है कि संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 के तहत संसद किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ भागों को हम बेसिक स्ट्रक्चर कहेंगे, आधारभूत संरचना कहेंगे, आप वहां पर संशोधन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 13 जजों की जो आज तक की सबसे बड़ी बेंच थी केशवानंद भारती 1973 के मामले की, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं बताया कि आधारभूत संरचना की परिभाषा क्या है। मतलब समय पर जिन निर्णयों में आधारभूत संरचना को डिफाइन कर दिया जाएगा कि चलिए समाजवाद आधारभूत संरचना हो गया, चलिए आप इसे नहीं बदल सकते। लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारभूत संरचना हो गया, चलिए आप इसको बदलकर राजतंत्र नहीं ला सकते। यानी अपने अलग अलग निर्णयों में वो आधारभूत संरचना में क्या है इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये यहां से हमने संवैधानिक संशोधन समाप्त कर लिया। अगर इसके बारे में कहा जाए तो एक विद्वान है केसी वेयर, वो कहते हैं कि भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं कि भारत का संविधान अपने आप में बड़ा अनोखा और अद्वितीय है, इसे हमने यूएसए की तरह रिजिड नहीं बनाया है। वहीं जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि संविधान को जितना अस्थायी बनाया जा सकता है उतना वो है, इससे अधिक उसे अस्थायी नहीं बनाया जा सकता। कहने का मतलब है, अगर हम साधारण रूप में समझें तो संविधान संशोधन वो प्रक्रिया है, वो दस्तावेज है या वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा संविधान की इस सबसे महत्वपूर्ण किताब में समयानुसार जो भी उपयोगी संशोधन हो हम कर सकते हैं। समयानुसार जो भी उपयोगी संशोधन हो हम कर सकते हैं। यानी हमें संविधान के उन प्रावधानों को बदलने का, उन प्रावधानों को संशोधन करने का, सुधारने का एक तरीका जो है
वही क्या है, संविधान संशोधन है। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया। आपसे अगली क्लास में किसी नए चैप्टर के विषय में मिलूंगा। अगर मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे तो हमारा अगला चैप्टर होगा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, जो बड़ा ही डिबेट वाला चैप्टर है, जिसमें हम मिनर्वा मिल्स मामले के केस को पढ़ेंगे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले को पढ़ेंगे, केशवानंद भारती मामले को पढ़ेंगे। इसमें हम बेरुबारी यूनियन का भी अगर साक्ष्य आएगा तो उसमें हम वो भी पढ़ेंगे। 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 42वां, जो भी संविधान संशोधन वहाँ पर इंपॉर्टेंट है उन सभी विषयों को हम पढ़ेंगे। एसआर बोम्मई मामले को पढ़ेंगे, केस को पढ़ेंगे। इन तमाम केसेस को पढ़ते हुए हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आज की ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो चलिए, मिलूंगा आपसे किसी क्लास में। दोस्तों, ये क्लास हम ऑल एग्जाम्स PYQ के हम सबके अपने चैनल पे पढ़ रहे थे। अब मैं आपसे एक अलग क्लास में मिलूंगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो दोस्तों, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कमेंट जरूर करिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।